इंटरेस्टिंग बात यह है कि 28 फरवरी को ईरान पर हमला करने के बाद ही ट्रंप युद्ध में जीत का दावा करने लगे थे। बार बार कह रहे थे कि ईरान में रिजीम चेंज हो चुका है, अब नई सरकार है और नई सरकार कट्टरपंथी नहीं है। ट्रंप ही बार बार ईरान के साथ बातचीत होने का भी दावा कर रहे थे और जल्द ही युद्ध खत्म करने की उम्मीदें जताते रहे। लेकिन ईरान ने हर बार कहा कि जंग अमेरिका ने शुरू की है, खत्म ईरान करेगा, शांति उसकी शर्तों पर होगी। और सीज फायर को लेकर जितनी बातें अब तक सामने आई हैं, उससे यह साफ है कि ईरान अमेरिका पर भारी पड़ा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चोक करके ईरान ने वर्ल्ड इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा झटका दिया। सीज फायर की शर्त में हॉर्मुज पर अपना कंट्रोल भी मनवा लिया। न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरीके से बंद करने की शर्त खारिज कर दी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने 10 पॉइंट्स का जो प्रपोजल अमेरिका को भेजा, जिसे ट्रंप ने एक्सेप्ट भी किया, उसमें ईरान के न्यूक्लियर एनरिचमेंट के अधिकार को स्वीकार करने, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल मानने की शर्तें शामिल हैं। इसके अलावा ईरान ने अमेरिका से अपने ऊपर लगे प्रतिबंध हटाने, ईरान को जंग से हुए नुकसान की भरपाई करने की मांग भी की है। ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के रेजोल्यूशंस रद्द करने की भी डिमांड रखी है। और जिस तरह ट्रंप ने यह कहा कि ईरान के प्रस्ताव विचार करने लायक हैं, उससे साफ है कि सीज फायर ट्रंप की मजबूरी थी, ईरान की नहीं। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल होता है तो वो जहाजों से टोल वसूली करके सालाना करीब $90 बिलियन की कमाई करेगा और प्रतिबंध हटने के बाद वो तेल बेचकर हर साल 50 से 60 बिलियन डॉलर कमाएगा। इस कमाई से ईरान सऊदी अरब के बाद मिडिल ईस्ट का सबसे ताकतवर देश बन जाएगा। ईरान ने जो 10 पॉइंट्स का प्रपोजल भेजा है, उसमें मिडिल ईस्ट से अमेरिकी बेसिस खत्म करने की मांग भी शामिल है। इसलिए अमेरिका के स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स को लगता है कि यह शांति बस कुछ दिनों की है। अमेरिका और ईरान के बीच टकराव फिर से हो सकता है। I think it's only a temporary matter because when you listen to the 10 points that Trump said that could be discussed, I think that there's still a wide chasm that needs to be bridged. It may be a bridge too far. So I think that we're going to. The interesting thing is that was not in the 10 points was for the U.S. to clear all bases out of the Arab countries, but the other matters I think are going to be a subject of contention, and the fact that the Iranians are still going to have some control over the Strait of Hormuz for the next 2 weeks. It may raise concerns in Washington. As a practical matter, I think it'll be business as usual with the Iranians continuing to monitor the shipping that goes through and to accept certain vessels and other vessels not to be allowed to go through. माइकल मलूफ पेंटागन के पूर्व स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट हैं। वो कह रहे थे कि यह सीज फायर बस 2 हफ्ते की मामूली राहत है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल बना रहेगा और वो चुनिंदा शिप्स को ही वहां से पास करने देगा। यह अमेरिका के लिए परेशानी वाली बात होगी। अमेरिका ईरान की यह बात भी नहीं मान सकता कि वो अरब देशों में से अपने सारे मिलिट्री बेसिस खत्म कर दे, अपने सारे सैनिकों को इस स्ट्रेटेजिक इलाके से हटा ले। इसलिए ऐसा नहीं लगता कि यह समझौता ज्यादा दिन टिकेगा। मजे की बात यह है कि पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर का क्रेडिट लेने की पूरी कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान का दावा है कि उसकी मीडिएशन की वजह से पूरी दुनिया को बहुत बड़ी तबाही से उसने बचा लिया। लेकिन मजे की बात यह है कि पाकिस्तान के रोल की पोल खुद वहां के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ही खोल दी। दुनिया को यह पता चल गया कि पाकिस्तान दरअसल अमेरिका के मोहरे से ज्यादा कुछ भी नहीं है। असल में शहबाज शरीफ ने कल रात करीब 1:30 बजे ट्विटर पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप से ईरान के खिलाफ नेक्स्ट लेवल अटैक की डेडलाइन बढ़ाने की गुजारिश की थी। लेकिन इस ट्वीट की पहली लाइन में लिखा था ड्राफ्ट, एक्स पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का संदेश। शहबाज शरीफ ने तुरंत इस ट्वीट को एडिट किया, लेकिन तब तक उनका यह मैसेज पूरी दुनिया पढ़ चुकी थी और सबको पता लग गया था कि भले ही पाकिस्तान मीडिएटर बनने का दावा कर रहा है, हकीकत में वो सिर्फ अमेरिका का एक प्यादा है। शहबाज शरीफ ने ट्विटर पर जो पोस्ट की, उसका ड्राफ्ट वॉशिंगटन से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भेजा गया था और शहबाज शरीफ ने जल्दबाजी में पूरा का पूरा मैसेज कॉपी करके ट्विटर पर चिपका दिया। इसके बाद पाकिस्तान के लोग भी शहबाज शरीफ का मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि अब तक तो शहबाज शरीफ
आसिम मुनीर का मोहरा था, अब वो ट्रंप का भी गुलाम बन गया है। सदर ट्रंप ने एक ट्वीट किया, फिर ईरान ने एक स्टेटमेंट दी, मतलब अनाउंसमेंट्स हुई और काउंटर अनाउंसमेंट्स हुई, लेकिन उसमें शहबाज शरीफ साहब ने एक शगुफा छोड़ा जिससे तमाम गेम खुलकर सामने आ गई। मतलब पता तो सबको पहले ही था, आपको भी हमें भी, पूरी दुनिया को अंदाजा था, लेकिन शहबाज शरीफ साहब की वो जो कामअक्ली कह लें, तालीम की कमी कह लें, जो भी उनके एक्सपोजर की कमी कह लें, हमारे चौधरी साहबान जो हैं, हालांकि ट्वीट तो शहबाज शरीफ साहब के ट्विटर अकाउंट से किसी ना किसी चौधरी निजामुद्दीन के बंदे ने किया होगा, उसकी भी कामअक्ली कह लें कि उन्होंने अमरीका से आया हुआ जो ड्राफ्ट था, ये हमारा तासर है कि वो अमेरिका से आया हुआ था, क्योंकि उसमें जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल वाजे लगता है कि वो अमेरिका से आया हुआ वो ड्राफ्ट था, वो एज इट इज कॉपी पेस्ट करके शहबाज शरीफ के अकाउंट से पोस्ट कर दिया। फिर क्या था, पूरी दुनिया की प्रेस ने उसे उठा लिया और उसके ऊपर वो शगुफे बने कि मैं आपको क्या बताऊं। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट तो अपने वजीर आजम की अकल पर सवाल उठा रहे हैं, पूछ रहे हैं कि शहबाज में इतनी भी अकल नहीं कि वो फॉरवर्ड किए गए मैसेज को एडिट करके पोस्ट कर सकें। इस पैगाम के शुरू में एक और चीज भी है, और ये लाइन जब आप पढ़ेंगे तो आप बड़ा एंजॉय करेंगे। पहली लाइन जो शहबाज शरीफ साहब ने अपने ट्वीट में लिखी, जो 1 बजे के करीब रात को उन्होंने की, उसमें था ड्राफ्ट पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर मैसेज ऑन एक्स। पाकिस्तान के अंदर से अगर कोई लिखता तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर लिखता, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर नहीं लिखता, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर लिखता। अगर आसिम मुनीर साहब ने लिखा होता या एस्टेब्लिशमेंट ने लिखा होता तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर लिखते, किसी ब्यूरोक्रेट ने लिखा होता तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर लिखते। लेकिन यह किसी और मुल्क ने क्योंकि लिखा है, और जुबान भी वही है जिस किस्म की जुबान डोनाल्ड ट्रंप इस्तेमाल करते हैं या अमेरिकन इस्तेमाल करते हैं, तो यह मैसेज लिखा हुआ पहले पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास आया, और शहबाज शरीफ साहब ने एक्साइटमेंट में और उजलत में इतनी खुशी थी कि अमेरिका से मैसेज आ गया है कि इन्होंने फौरी तौर पे उसको ट्वीट कर दिया, यह सोचे बगैर कि इसकी पहली लाइन को मिटाना था। यानी पहली लाइन में यह लिखा हुआ था कि यह पैगाम शहबाज शरीफ साहब अपने ट्विटर से पोस्ट करेंगे। लेकिन शहबाज शरीफ की पार्टी के नेताओं ने बेशर्मी की हदें पार कर दी। पाकिस्तानी सेनेटर आबिद शेर अली ने कहा कि पाकिस्तान ने तो दुनिया को तबाही से बचाया है, इसलिए आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। अल्लाह के फजलो करम से पूरी दुनिया में हमारी लीडरशिप, जो मिलिट्री लीडरशिप है और हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है, इनकी कलेक्टिव एफर्ट से और विजडम के साथ आज पाकिस्तान इस मुकाम पर पहुंचा और एक उस जंग को रुकवाया जो आखिरी दहाने पे थे, जिससे लाखों लोगों की जानों का ज़िया हो सकता था। मैं समझता हूँ कि दुनिया को नोबेल प्राइज पीस का मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को देना चाहिए, जनरल आसिम मुनीर साहब को देना चाहिए, जिनकी अनथक मेहनतों की वजह से आज ये जंग रुकी, और इसमें डिप्टी वजीर आजम इसहाक डार साहब की भी कोशिशें शामिल हैं। पहले आसिम मुनीर ने ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज देने का प्रस्ताव दिया, अब पाकिस्तान मुनीर के लिए नोबेल की मांग कर रहा है। सब सुनकर हंसी आती है। पाकिस्तान की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच 10 अप्रैल से इस्लामाबाद में डायरेक्ट बातचीत शुरू होगी, और इसमें अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस के अलावा प्रेसिडेंट ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर शामिल होंगे, जबकि ईरान की तरफ से उनकी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गलीबाफ चीफ नेगोशिएटर होंगे। हालांकि ईरान ने इस दावे को गलत बताया। ईरान का कहना है कि आगे की नेगोशिएशंस में ईरान की तरफ से कौन शामिल होगा, इस पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। इसके लिए अलावा ईरान पहले ही कह चुका है कि उसे विटकॉफ और जेरेड कुशनर पर भरोसा नहीं है, इसलिए अभी यह कहना मुश्किल है कि अमेरिका और ईरान के बीच परसों से होने वाली प्रस्तावित बातचीत में दोनों देशों के कौन कौन से प्रतिनिधि शामिल होंगे। वैसे ईरान के साथ सीजफायर के लिए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने असली क्रेडिट चीन को दिया है। ट्रंप ने माना है कि ईरान को मनाने में चीन ने बहुत अहम भूमिका निभाई। फ्रांस की न्यूज एजेंसी एएफपी के साथ बातचीत में ट्रंप ने कहा कि चीन ने ही ईरान को सीजफायर की तरफ पुश किया। यह बहुत बड़ा काम था, क्योंकि ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड सीजफायर के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। असल में चीन ईरान का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। चीन ही ईरान का सबसे ज्यादा तेल खरीदता है। चीन की ईरान के साथ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी है। इसलिए चीन के विदेश मंत्री वांग यी लगातार ईरान के नेताओं के संपर्क में थे और उन्हें सीजफायर के लिए मना रहे थे। चीन के इंटरवेंशन की दूसरी वजह यह है
कि प्रेसिडेंट ट्रंप को मार्च में चीन के दौरे पर जाना था। युद्ध की वजह से यह दौरा टल गया। अब ट्रंप मई में चीन जा सकते हैं। इसलिए चीन यह नहीं चाहता था कि जंग जारी रहे और ट्रंप का दौरा हो। इसलिए चीन ने पर्दे के पीछे से ईरान को राजी करने में अहम भूमिका अदा की। 首先，中方对有关方面宣布达成停火安排表示欢迎，我们支持巴基斯坦等。 माओ निंग चीन की फॉरेन मिनिस्ट्री की प्रवक्ता हैं। वो कह रही थीं कि युद्ध शुरू होने के बाद से ही चीन युद्ध विराम की कोशिशों में लगा हुआ था। विदेश मंत्री वांग यी ने 26 फोन कॉल्स की। चीन और पाकिस्तान ने 5 पॉइंट्स का पीस फॉर्मूला भी पेश किया। अब सीजफायर के बाद चीन आगे भी मिडिल ईस्ट में शांति बहाली में अपना योगदान जारी रखेगा। हालांकि इजराइल का जो रुख है उससे शांति की कोशिशों को झटका लग सकता है। सीजफायर के बाद से इजराइल के ऑपोजिशन लीडर्स प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू पर हमला कर रहे हैं। नेतन्याहू से पूछ रहे हैं कि 40 दिनों की तबाही से इजराइल को क्या हासिल हुआ। इजराइल की सरकार पर इसका असर भी दिखा। इजरायली फोर्सेस ने लेबनान पर हमले तेज कर दिए। आज इजरायली सेना ने लेबनान की राजधानी बेरूत और दुनिया के सबसे पुराने शहर टायर पर भयंकर बमबारी की, जिसमें 87 लोग मारे गए और 750 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इजराइल की भयंकर बमबारी से लेबनान में दर्जनों इमारतें तबाह हो गई। युद्ध शुरू होने के बाद से लेबनान में 2000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इनमें आम लोगों के अलावा मेडिकल ऑफिसर्स, यूनाइटेड नेशंस पीस मिशन के अधिकारी और पत्रकार भी शामिल हैं। इजराइल के हमलों की वजह से लेबनान में 10 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए। ईरान का दावा है कि लेबनान भी उसके सीजफायर प्लान का हिस्सा है, लेकिन इजराइल ने इसे मानने से इनकार कर दिया है। इजराइल का कहना है कि वो लेबनान में अपना मिलिट्री मिशन जारी रखेगा। इजराइल के इस रुख का पूरी दुनिया में विरोध हो रहा है। स्पेन और फ्रांस ने इजराइल से लेबनान पर हमले तुरंत रोकने की मांग की है। Sur le détroit d'Ormuz, l'Iran a annoncé être prêt à débloquer celui-ci, ce qui est une bonne chose. फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों फ्रेंच में कह रहे थे कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने का फैसला करके बहुत अच्छा काम किया। अब फ्रांस 15 दूसरे देशों के साथ मिलकर वहां से जहाजों की आवाजाही में मदद करेगा। मैक्रों ने कहा कि लेबनान भी इस युद्ध विराम का हिस्सा है और वहां पर इजराइल का हमला ठीक नहीं है। अब इजराइल को भी यह बात समझ लेनी चाहिए कि जंग किसी भी मसले का हल नहीं हो सकता। ईरान और अमेरिका के बीच सीजफायर हुआ, इससे जंग खत्म होने की उम्मीद जगी है। ये पूरी दुनिया के लिए राहत की बात है, क्योंकि 40 दिनों की इस जंग की वजह से तेल और गैस की सप्लाई चोक हो गई थी। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सबसे बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। इससे हमारे देश पर भले ही ज्यादा फर्क ना पड़ा हो, लेकिन कई देशों में इमरजेंसी तक लगानी पड़ गई। अमेरिका भी इसके असर से नहीं बच पाया। अमेरिका ने भी तेल की कीमतों में जबरदस्त इजाफा किया, महंगाई बढ़ी, ट्रंप की पॉपुलैरिटी में भारी गिरावट आई। अमेरिका में नवंबर में इलेक्शन है और ट्रंप जनता को नाराज करने का रिस्क ज्यादा नहीं ले सकते थे, इसलिए ट्रंप को ईरान की शर्तों पर सीजफायर करना पड़ा। लेकिन अब आगे क्या होगा ये कोई नहीं बता सकता। अगर ईरान न्यूक्लियर एनरिचमेंट जारी रखने और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में रखने की जिद पर अड़ा रहा तो सीजफायर बहुत दिन नहीं टिकेगी। और अगर प्रेसिडेंट ट्रंप इजराइल को लेबनान और ईरान पर हमले करने से नहीं रोक पाए तो फिर ईरान भी जवाबी हमले करेगा। इसलिए अगर जंग खत्म करनी है तो ईरान, अमेरिका और इजराइल सभी को जिद छोड़नी होगी और गल्फ कंट्रीज को भरोसे में लेना होगा।